Hello students, today we are going to start our next chapter, that is wave optics. So what is wave optics? वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम वेव्स और रेज ऑफ लाइट के बीच का कनेक्शन डिस्क्राइब करते हैं, वेव्स और रेज के बीच में। अब वेव और रे में फ़र्क क्या है? अगर वेवलेंथ लाइट की स्मॉल हो जाए देन द डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टैकल, तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और अगर वेवलेंथ लार्जर है देन द ऑब्स्टैकल, तब वो वेव की तरह ट्रैवल करेगी। क्लियर? अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लाइट है वो एनर्जी की वो फॉर्म है जो मीडियम में से ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वेव हमारे पास दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स होती हैं जैसे लाइट है कि अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इन द वाई एक्सिस, तो वेव जो ट्रैवल करेगी वो तो या तो आइदर एक्स में करेगी या जेड में करेगी, मतलब जिसमें ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल में ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है? लोटस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड वेव। जैसे यहाँ से वेव जनरेट हुई तो वो इस टाइप से चल रही है, ठीक है, हर डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल कर सकती है तो ये यहाँ पे वो हर डायरेक्शन में इस टाइप से ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पर अगर हम उसकी ट्रफ को मिला दें तो वो हमारे पास ये सारा सेम फेस आएगा ना, ट्रफ पे सेम फेस आएगा, इस ट्रस पे सेम आएगा और इंटरमीडिएट में सेम आएगा, राइट। तो ये जो तीन हमने ड्रॉ किए ये सारे क्या बन गए? वेव फ्रंट बन गए। अगेन बना रही हूँ मैं, कैसे जैसे ये पार्टिकल है यहाँ से वेव निकली, हर डायरेक्शन में निकली, तो आप इसका वो पॉइंट्स देखो जहाँ पर फेस सेम है, इन पर सेम आएगा फिर इन पर सेम आएगा, तो जो ये दो स्फीयर्स बनेंगे ये क्या होंगे? वेव फ्रंट फॉर दिस। क्लियर? तो वेव फ्रंट क्या है? लोटस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। दस वेव फ्रंट क्या होगी? सरफेस होगी हैविंग सेम फेस ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल at any instant at every point on it। होमोजेनियस मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं ना वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन अ गिवन टाइम, इसलिए हमने लिया था कि हर डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेव फ्रंट डिफाइन किया था। अगर ये सिर्फ कंडीशन होमोजेनियस में है, अगर आप जो मीडियम है वो हेट्रोजेनियस ले लेते हो तो हो सकता है यहाँ पर कम पे आए और यहाँ पर ज़्यादा पे आए। क्लियर? कुछ भी हो सकता है। होमोजीनियस में आपको सेम डिस्टेंस पर पार्टिकल का सेम फेस मिलेगा। नेक्स्ट है फेस स्पीड। फेस स्पीड इज द स्पीड विद विच द वेव फ्रंट मूव्स एंड इज इक्वल टू द वेव स्पीड। वेव स्पीड और फेस स्पीड इक्वल हो जाती हैं इन केस ऑफ वेव फ्रंट, अदरवाइज ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एंड फर्दर आप इन हायर क्लासेस फेस स्पीड और वेव स्पीड पूरा डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको यही करना है कि जिस स्पीड के साथ वेव फ्रंट मूव करता है उसको हम बोलते हैं फेस स्पीड, और ये इक्वल हो जाएगी वेव स्पीड के इन केस ऑफ वेव फ्रंट। शेप्स ऑफ द वेव फ्रंट है, जैसे अभी मैंने फर्स्ट तो आपको बनाती दिखाई थी, एक पॉइंट की वजह से कैसे आएगा वेव फ्रंट? स्फेरिकल। लाइन सोर्स की वजह से कैसे आएगा? यहाँ से वेव चली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सेम फेस में आप जब कवर करवाओगे तो आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा, राइट। तो लाइन सोर्स की वजह से सिलेंडर। सोर्स एट इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक प्लेन मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल एसेंशली है हमें जब हम वेव डिस्कस कर रहे हैं या शेप ऑफ द वेव फ्रंट को डिफाइन करने के लिए हमें हाइजेंस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, तो दिस इज एसेंशियल। ये हमें अलाउ करता है टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम। अब हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है क्या है? ये कहता है कि जो हर पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव करता है लाइक लाइट सोर्स और एमिट करेगा स्टैंडर्ड वेवलेट्स को।
और एमिट करेगा स्टैंडरी वेवलेट्स। तो स्टैंडरी वेवलेट्स जो है वो स्प्रेड हो जाएंगी इन ऑल द डायरेक्शन इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कैसे? जैसे मान लो आपने लाइट का कोई सोर्स लिया, ये जैसे मान लो यहाँ पे बल्ब इल्यूमिनेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइट निकली, आपने यहाँ से एक बार वेव फ्रंट बना लिया, बट यहाँ से भी तो देखो आपको आधी लाइट मिल रही है ना, हर डायरेक्शन में लाइट तो इल्यूमिनेट हो ही रही है, तो ये हर डायरेक्शन में मिल रही है। यहाँ से आपको एक और वेव फ्रंट मिल सकता है, यहाँ पर आपको एक और वेव फ्रंट मिल सकता है, यहाँ पे आपको एक और फ्रंट मिल सकता है। यहाँ पे मैंने बल्ब का एग्जाम्पल लिया क्योंकि ये आपने देखा हुआ है, बट यहाँ पे आपने बल्ब नहीं लेना, आपने एक ऐसा सोर्स लेना है जिससे खुद की लाइट हो और जिसका एक फेस हो। बल्ब तो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है ना, ये नहीं लेना। बट यहाँ से सिर्फ आप इल्यूमिनेशन समझ सकते हो कि अगर आपने एक बार वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया तो दोबारा भी कर सकते हो और उसके बाद भी कर सकते हो। तो हर पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव कर रहा है एज द स्टैंडरी सोर्स, और फिर वो वहाँ से क्या निकल रही है, स्टैंडरी वेवलेट्स। अब जो स्टैंडरी वेव फ्रंट्स हैं वो आपको इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मिल रहे हैं ना, बैकवर्ड तो नहीं मिल रहे थे। जैसे यहाँ पे बल्ब था तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट मिल रहे थे, बैकवर्ड नहीं मिल रहे थे। तो मीन्स जो स्टैंडरी वेव फ्रंट है वो एग्जिस्ट करेंगे ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप हाइजेंस प्रिंसिपल से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करवा सकते हो। सेकंड, इसने हाइजेंस वेव थ्योरी ने इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन इनको भी एक्सप्लेन किया था। अब इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस जैसे तुम करते हो किसी और की बात में, तो क्या होता है कि इंटरफेरेंस में दो लाइट रेस इंटरफेयर करेंगी और उनकी कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। डाइफ्रैक्ट का मतलब अपने पाथ से डेविएट कर जाना। पोलराइजेशन का मतलब उसका एक ही प्लेन में जो फिक्स हो जानी है वाइब्रेशंस, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब इंटरफेरेंस कब शो करते हैं पार्टिकल, जब वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं और आपस में इंटरफेयर करते हैं, तब हमें मिलता है मैक्सिमा और मिनिमा। इसीलिए कंडीशन होती है कि पार्टिकल्स हाई स्पीड के साथ मूव करें। तो ये हाइजेंस के बेसिस, हाइजेंस वेव थ्योरी के बेस पे ही सारा कुछ एक्सप्लेन हुआ था। बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म, लेंस, स्फेरिकल मिरर टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। अगर आपने प्रिज्म लिया है एक और यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट लिया है तो वो क्या होएगा, ये टिल्ट हो जाएगा, ऐसे टिल्ट हो गया, ठीक है। प्रिज्म में से पास होने पर जो वेव फ्रंट है वो टिल्ट हो जाता है। सेकंड है लेंस में से पास होने पर क्या हो जाएगा, स्फेरिकल, दिस टाइप, स्फेरिकल। थर्ड है बिहेवियर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मिरर से करने पर हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा वो क्या बनेगा, स्फेरिकल। क्लियर? तो ये बिहेवियर है ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड स्फेरिकल मिरर। फिर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी में से नॉर्मली एक श्योरली आता है पेपर में आफ्टर 3 मार्क्स में, ठीक है, या इनमें से कुछ बीच का कंसेप्चुअल बना के 2 मार्क्स में आ जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन को। अब यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन करवानी है तो हमने क्या लेना पड़ेगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अब हमने हाइजेंस वेव थ्योरी पर रिफ्लेक्शन पढ़नी है ना, तो ये हमने एक वेव फ्रंट लिया है, तो ए भी हमने वेव फ्रंट लिया है जो कि इंसिडेंट करवाया हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई पर। अब बोथ जो वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे मानना है आपने, जैसे ये जो सरफेस है ना ये ऐसे कट करती हुई माननी है पेपर को, प्लेन ऑफ पेपर टू इन द जेड एक्सिस, तभी आएगा ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हमारी अजम्पशन है कि हम ऐसे, ये सिर्फ एक लाइन थोड़ी होगी, पूरा इसको कट करवाओ, जेड एक्सिस में ऊपर और नीचे बनाओ, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक प्लेन ही आएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये वेव फ्रंट लिया है, वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये सबसे पहले वेव फ्रंट पहुंच रहा है कहाँ पर, एट बी पर, और फिर वहाँ
से जो सेकंड वाला आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, सी पर आ रहा है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द हाइजेंस प्रिंसिपल फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ बी सी अगेन क्या निकलेंगी, स्टैंडर्ड वेवलेट्स। तो ये सी से निकल गई और ये बी से निकल गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर होएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो ये एंगल आई है। सिमिलरली हमारे पास ये भी तो आई आ जाएगा, बिकॉज वेव फ्रंट जो है वो इधर से स्टैंडर्ड के परपेंडिकुलर और ये नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या आएगा, आई। सो दीज आर द एंगल आई आई। और सिमिलरली ये रिफ्लेक्टिंग है, ये नॉर्मल है, वही ये वेव फ्रंट है, ये प्लेन ऑफ पेपर है। अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, आर। तो ये दोनों क्लियर है आपके पास, क्या आ गया, ये एंगल आई और ये वाला एंगल आर। अब जो स्टैंडर्ड वेवलेट्स हैं वो भी सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, तो उनकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, स्पीड सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है वेव्स की। तो स्टैंडर्ड वेवलेट्स भी किस स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, सी के साथ, और जो प्राइमरी थी वो भी किसके साथ कर रही हैं, सी के साथ। तो हमारे पास ए सी क्या आएगा, सी क्रॉस टी आएगा, ए सी डिस्टेंस सी क्रॉस टी आएगा। अब हमने क्या करना है कि ए सी की वैल्यू हम निकालेंगे, वो आई सी क्रॉस टी। तो इतनी डिस्टेंस की हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है फ्रॉम द बी पॉइंट। यहाँ पर हमने आर्क ड्रॉ कर दी बी पॉइंट से, तो हमारे पास डिस्टेंस जो बी डी आएगा वो भी कितना आ जाएगा, सी क्रॉस टी, राइट। तो अब आपके पास देखो इन दो ट्रायंगल्स में क्या हो गया, एक तो ये एंगल 90-90 का बन रहा है, फर्दर BC कॉमन आ रहा है, फर्दर आपके पास आ रहा है AC इज इक्वल टू BD। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो आपने इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कैसे लिखना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। अब जैसे एंगल A जो था वो एंगल डी की इक्वल था ना, तो आपने ए की कॉरस्पॉन्डेंट डी आना चाहिए, बी सी के कॉरस्पॉन्डेंट बी सी आना चाहिए और ए सी के कॉरस्पॉन्डेंट डी बी आना चाहिए। आपने ये इसी अकॉर्डिंग लिखना है, बिकॉज हमने इससे कॉन्ग्रुएंस पार्ट इक्वेट करवाने होते हैं। फिर इनके कॉन्ग्रुएंस पार्ट से आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी के, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, means angle of incidence is always equal to angle of reflection। फर्दर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एच वाई, एंड द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है जो ए डैश बी डैश, ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं। सो इन सब का क्या हो जाएगा, प्लेन सेम हो जाएगा परपेंडिकुलर में। अब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या मिलेंगी हमें, रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी कहाँ आ जाएंगी, इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। फिर है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसके लिए भी हमने क्या करना है, एक प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर करना है ए बी, जिसको हम इंसिडेंट करवा रहे हैं ऑन अ प्लेन सरफेस एच वाई, जो सेपरेट कर रहे हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 को, जैसे कि हमने फिगर में दिखा रखे हैं। अब यहाँ पर हमने वेलोसिटी मान ली रेयर में v1 और v2 मान ली इन द डेंसर। क्लियरली v1 इज ग्रेटर देन द v2। अब अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल क्या आएगा, हर पॉइंट ए बी पर बिहेव करेगा एज द सोर्स ऑफ द स्टैंडर्ड वेवलेट्स। अब ये जो वेवलेट्स हैं ये स्ट्राइक कर रही है फ्रॉम बी एट ए डैश इन टी सेकेंड। ये हमने अज्यूम कर लिया क्या कि यहाँ से जो है ये यहाँ से तो आ गई ए डैश पर, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी थी v1 और टाइम था t, बट यहाँ पर जो a में था ना वो क्या कर रहा है, अब मीडियम क्रॉस कर रहा है, और मान लेते हैं वो इतने टाइम में t टाइम में यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v2 इंटू टी। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा कि सेम पाथ नहीं आ रहा, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, क्या इतना आ रहा है, v2 क्रॉस टी। तो ये हमारे पास v2 क्रॉस टी आ गया, क्लियर।
तो ये V2 क्रॉस टी आ गया इन t सेकेंड। अब हमने क्या करना है कि A डैश टू सेंटर मानते हुए V2 क्रॉस टी तो रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब फ्रॉम A डैश हमने एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है टचिंग द स्फेरिकल आर्क। जैसे ये आर्क है ये प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मान लिया एंगल आई और उसको मान लिया आर। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ए डैश ये वाली ट्रायंगल ली है हमने। इसमें हमारे पास क्या होएगा, साइन एंगल निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। अब नीचे वाली जो ट्रायंगल बन रही थी ए डैश उसमें हमने साइन आर निकाल लिया। इन दोनों की रेशियो लेनी है, तो इन दोनों की रेशियो आप देखोगे क्या आएगा, ए डैश ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच रहा है सिर्फ बी ए डैश और नीचे बच रहा है ए बी डैश। तो ये बन गया V1t अपॉन V2t, दैट मीन्स V1/V2, और ये किससे इक्वल होता है, μ/1 के। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या μ1 इंटू आपके पास क्या होता था, साइन आई इज इक्वल टू होता था μ2 इंटू में साइन आर, मीन्स साइन आई बाय में साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, μ2/1, मीन्स इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट होती है एंड फर्दर इक्वल टू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो गया। फर्स्ट हमने रिफ्लेक्शन किया था, तो हाइजेंस वेव थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन को। फर्दर फिगर से ये भी क्लियर है, जो इंसिडेंट रे हैं नॉर्मल हैं और जो रिफ्लेक्टिव रे हैं वो सारी लाई कर रही है इन द सेम प्लेन एंड इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये सेकंड लॉ था रिफ्लेक्शन का कि इनका क्या होना चाहिए, प्लेन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी मतलब एक वेव की कांस्टेंट ही रहती है चाहे वो किसी भी मीडियम में से जाए। फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं न्यू से एंड ये इक्वल होती है 1/t की, ये सेम रहती है, मीन्स न्यू1 हमेशा क्या होएगा, न्यू2 के इक्वल होएगा। बट स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड दोनों में चेंज होती है मीडियम में, जैसे मीडियम चेंज होता है स्पीड भी चेंज हो जाती है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, जैसे मान लो अगर आपने ट्रैफिक में से जाना है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही लाइट की भी डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी किससे इक्वल होती है, टाइम की रेसिप्रोकल की ना, तो ये चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। फिर अगर स्पीड चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो रेशियो क्या आता है, वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी। तो मतलब वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। वेवलेंथ इन द टू मीडिया मस्ट बी डिफरेंट। और यहाँ पर हमारे पास फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2/1 का क्या फॉर्मूला आया था, μ2 बाई में μ1 या v1 बाई में v2। अब हमने दोनों v की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गई, ν1 λ1 अपॉन ν2 λ2। अब ν1 और ν2 तो इक्वल है, फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है, तो यहाँ से μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू आ गया λ1 बाई में λ2। मतलब जो वेवलेंथ है इन अ मीडियम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, फेज स्पीड की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। μ2 था ऊपर और नीचे λ2 और यहाँ पे λ1 और μ1, मतलब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। फिर अदर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज सेम इन द वैक्यूम एंड मीडियम। तो हम म्यू तो क्या लिख सकते हैं, c बाई में v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम v1/v2 लेते थे ना, वेलोसिटी c रेशियो। तो हमने फर्स्ट अगर वैक्यूम माने तो वो c आ जाएगा और सेकंड हमने मीडियम माने तो ये क्या आ जाएगा, v। तो यहाँ पे म्यू क्या आ गया, c बाई में v की, और इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये हमने वैक्यूम में वेवलेंथ मानी है और ये इन द मीडियम, तो ये आ जाएगी न्यू लैम्डा अपॉन में न्यू लैम्डा डैश। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस इक्वल आ गया, लैम्डा बाई में लैम्डा डैश की। तो लैम्डा डैश मतलब वेवलेंथ इन द मीडियम इज इक्वल टू आ गया लैम्डा बाई में म्यू।
जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। वेवलेंथ और म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे, मतलब डेंसर मीडियम लोगे, डेंसर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, राइट। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा था कि जब 2 और मोर वेव्स ट्रैवल करती हैं थ्रू अ मीडियम और सुपर इम्पोज करती है तो जो रिजल्टेंट वेव का मैग्नीट्यूड होएगा, एम्पलीट्यूड होएगा, रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होएगी वो इंडिविजुअल वेव की डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो, अगर ट्रस्ट एक वेव की दूसरी वेव की ट्रस्ट पर ही फॉल कर रही है तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या बढ़ जाएगा। अगर एक की ट्रस्ट और ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आएगा, कम, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इतना पार्ट। तो ये हमारे पास फर्स्ट में हमने दिखा रहे थे जब ट्रस्ट पे फॉल कर रही है एंड ट्रफ पे कर रही है, और सेकंड में ट्रफ पे कर रही है। अब हमने जो पोजीशन प्रिंसिपल था वो फर्स्ट टाइम स्टेट किया था फॉर द मैकेनिकल वेव्स, बट इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट वेव्स हैं इन पर भी इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द introduction of wave optics and the laws of reflection and refraction। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।